नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का जिक्र करना है कि जो हमें बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ मिली अब से 1 घंटा पहले कि कैसे पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले एमडी और चेयरमैन पेमरा जो रह चुके हैं जनाब अबसार आलम साहब, इससे पहले डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं, दुनिया न्यूज़ के पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्हें किसी ने इस्लामाबाद में F9 पार्क में गोली मारी है। वो शदीद ज़ख्मी हैं, अभी कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। और ये बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद को एक बहुत ही महफूज शहर समझा गया तारीख़ी एतबार से, लेकिन अब इस्लामाबाद में इस किस्म के सीरियस क्राइम के वाक़यात जो हैं उसमें इजाफा हो रहा है। ये ख़बर जो है सहाफ़ी बरादरी के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, वर्ल्ड वाइड जो जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस पर सवाल उठा रही हैं। ये बहुत तशवीश की बात है। हम समझते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस से हमारा मुतालबा है कि इस्लामाबाद पुलिस इन मुजरमों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके आवाम के और मीडिया के सामने ला सके, हम उम्मीद करते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज जो थोड़ी पॉजिटिव ख़बर है वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा ने अब से चंद घंटे पहले मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया कि चूँकि हुकूमत ने एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे उनके डिमांड्स को पार्लियामेंट के सामने डिबेट के लिए रखा है, चुनांचे उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी पंजाब में धरने दे रखे थे, उन्हें कहा कि धरने ख़त्म कर दें। लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया गया है क्योंकि उनकी डिमांड जो हैं उसे पार्लियामेंट के सामने रख दिया गया है। पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई वहाँ पर यह बात भी बड़ी पॉजिटिव है कि जो हमारे नॉलेज में आया कि PMLN ने असूली तौर पे फैसला किया कि वो हुकूमत की जो पोजीशन होगी या हुकूमत का जो रेजोल्यूशन है उसे PMLN सपोर्ट करेगी। ये एक बहुत बेहतर पॉलिटिक्स है। इसका मतलब है कि PMLN एक रवायती पॉलिटिक्स से ऊपर निकल के सोच रही है। तहम जो बात परेशानी की है वो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पार्लियामेंट के इस रेजोल्यूशन के अंदर उसने उसका बाइकआउट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी भी जुम्मे के दिन जब इस पे बहस दोबारा शुरू होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका हमेशा एक बड़ा असूली मौक़िफ़ रहा है तशद्दुद की सियासत के ख़िलाफ़, वो इस पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन का और इस डिबेट का हिस्सा बन सकेगी जहाँ एक यूनाइटेड पॉलिटिकल फ्रंट देने की कोशिश की जा रही है। आगे होगा क्या, इस सारी डेवलपमेंट की अहमियत क्या है, किस तरह से चलना होगा, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो खुद वकील भी हैं। वकील होने के अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते भी हैं और सेनेट में लॉ एंड जस्टिस की कमेटी के, पार्लियामेंट्री अफेयर्स लॉ एंड जस्टिस कमेटी के मेंबर भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, CEC के, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब, रोज़नामा 92 के एडिटर, पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट्स। फैसल करीम कुंडी साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, जो बात मुझे थोड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि आप इंतहा पसंदी की सियासत को, आप तशद्दुद की सियासत को, आपके घेराव जलाव की सियासत को वेलकम नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इंतहाई अहम मौके पे इस पार्लियामानी डिस्कशन से, इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो है उससे एब्सटेन किया है, उसका बाइकआउट किया है। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज नेशनल असम्बली का सेशन अचानक बुलाया गया और उसमें ये हुआ कि बताया गया कि जी अचानक ही जो है ये सेशन बुलाया गया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखें कि इन्होंने जो सेशन बुलाया है, इससे पहले इन्होंने 3 महीने पहले एक मुआहदा किया है TLP के साथ, और उस मुआहदे को उन्होंने कहा था कि वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे। और आप देखें कि इस 3 महीनों में पार्लियामेंट में पेश किया गया, वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत से 2 वज़रा ने उनके साथ मुआहदा किया, और जब आखिरी दिन आए, जब पार्लियामेंट के दिन नज़दीक आए, जब पार्लियामेंट में पेश करने की टाइम आया, तो उन्होंने उसके ऊपर एक क्रैकडाउन ऑपरेशन किया, उस जमात के ऊपर उसको बैन किया गया, और वो काम जो आपको पहले करना चाहिए था वो आखिर में किया। देखें, मज़ाकरात पहले होते हैं, अगर ना हो तो उसके बाद फोर्स इस्तेमाल होती है। आप देखिए, माजी में जो हमारी हुकूमत थी और स्वात में जब तालिबानाइजेशन हो रही थी और वहाँ पर शरीयत पे निफाज हो, तो हमने पार्लियामेंट से पास किया कि यहाँ पे शरीयत नाफिज हो, जिस वक्त हमें बहुत सी वहाँ पे तनकीद का सामने भी करना पड़ा। लेकिन जब हम वहाँ पर गए और उन्होंने उस शरीयत को नहीं माना, तो हम फिर लोगों के पास गए कि हम इसके ऊपर ऑपरेशन करना है। और जब सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन किया तो वहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया कि ये लोग तो ऐसी बात कर रहे थे, पहले वो शरीयत नहीं मान रहे थे, और जब फोर्स की इस्तेमाल हुआ तो लोगों ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को वेलकम किया और उनको सपोर्ट भी साथ किया।
तो ये चीजें थी। इन्होंने तो मुज़ाकरात नहीं किए, उन्होंने पहले फोर्स इस्तेमाल की। यहाँ पर जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए। लेकिन कोंडी साहब, हुकूमत का तो ये कहना है, वजीर आजम भी कह रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी कह रहे हैं, वजीर मजहबी अमूर के भी ये बता रहे हैं बारहा गुज़श्ता चंद दिनों से कि 1 माह से ज़्यादा मुद्दत तक हुकूमत, पंजाब हुकूमत और वजारत दाखिला जो है वो TLP के साथ मुज़ाकरात करती रही, और जब साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उस वक्त मुज़ाकरात ब्रेक डाउन हो गए थे और TLP ने एक धावे का फैसला कर रखा था। देखिए, मुझे ये बात बताएं कि आपने जो मुआहदा किया, क्या उसको पार्लियामेंट में आप लेके आए? क्या आपने किसका डिस्कस किया? आप जो मुज़ाकरात कर रहे हैं तो क्या, देखिए माजी में चीजें हुई हैं, हमारे दौर में भी हुई, उसके बाद भी हुई हैं। हमने हमेशा पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन बुलाए, हमने हमेशा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपने स्टेक होल्डर्स को उनमें बुलाया और सबको ऑन बोर्ड लेके सब कुछ किया। अब ये असल में प्रॉब्लम ये है PTI के दोस्तों के साथ, ये अकले कुल हैं, ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये सब अकले कुल है, बाकी सारे लोग कुछ नहीं जानते। जैसे कल देखें सेशन था हमारा, ये था कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट है हुकूमत की वो आएगी, उसमें नहीं आई। जो सेशन में वज़ीर आज़म साहब का आना था, खिताब करना था, उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब नहीं किया असम्बली के तौर पे, बल्कि उन्होंने जाके कौम से खिताब कौम से खिताब की। फिर उन्होंने कहा कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दे, मुझे पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को कैसे मैं रहा हूँ और मुझे तो इन्होंने तो कश्मीर भी आप पे छोड़ा था। कश्मीर में आपने क्या किया? हर जुमे को आपने कहा था कि हम सॉलिडेरिटी मनाएंगे, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कश्मीर का क्या किया? अब वो कह रहे हैं कि आप सब मुझ पर छोड़ देंगे, आप सबको कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे ऊपर ही छोड़ दें। तो सब आपके ऊपर छोड़े तो खुदा ना सब पाकिस्तान को हाफिज अगर आपके ऊपर छोड़ें। फिर आप देखिए, आप माजी में हुकूमतों को वो क्रिटिसाइज करते हैं कि मॉडल टाउन में आपने ये किए, तो आपने आज क्या किया? आपने मुज़ाकरात नहीं किए, और आपने जो है अब मुज़ाकरात अगर हुए हैं, अब मतलब किसने किए हैं आपको और मुझे तो नहीं पता किसने किए हैं। अचानक जो है इसके ऊपर जो जिस तरीके से आपने उनके ऊपर क्रैक डाउन किया, फिर आपने शेड्यूल 4 में डाला, आज आपने शेड्यूल 4 से भी निकाल दिया, आपने पाबंदी लगाई, आप वो पाबंदी भी लेकिन साथ साथ में आज आपने जो जरा वलीद साहब को इसमें ले लें, बिकॉज मेरा वैसे ख्याल है कि ये तो हुकूमत का एक रिवर्सल हुआ है, जो स्टैंड हुकूमत ने लिया था मैं उस पर एक अफसार आलम साहब के ऊपर कहना चाहता हूँ। जो आज अफसार आलम के साथ हुआ, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। आज जिस तरीके से F9 पार्क में जो काम हुआ, मैं समझती हूँ इस्लामाबाद सेफेस्ट सिटी है। अगर हमारे शहरी F9 पार्क में भी सेफ नहीं है, अफसार आलम जैसे लोग सेफ नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि इंटीरियर मिनिस्टर तो सिर्फ इस्लामाबाद का होता है। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को। मैं आपसे पूरा इत्तफाक करता हूं कि इस्लामाबाद को एक सेफ सिटी समझा गया, यहाँ सेफ सिटी कैमरे लगाए गए, यहाँ पर बहुत खर्चा भी किया जा रहा है और ज़ाहिर है प्रेस्टीज है यहाँ की पुलिसिंग की। और अफसार आलम साहब पे गोली चलाने का वाक़या इंतहाई ख़तरनाक है, अफसोसनाक है, परेशान कुन है। हमें इसका जवाब चाहिए, हमें ये मुजरिम जो हैं इनकी गिरफ्तारी चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कुछ कहा है फैसल करीम कोंडी साहब ने, उसके जवाब में आपका क्या पोजीशन? जी, मैं इनसे एक बात पे तो मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जो अफसार आलम साहब पे जो हमला हुआ है और जो उन्हें गोली का निशाना बनाया गया है, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ और बहुत ये अफसोसनाक है। और मैं अफसार आलम साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उस वक्त से 15-20 साल पहले से, जब वो नेशन में लिखा करते थे उस वक्त से। और F9 पार्क में मैं हर वक्त तो नहीं, लेकिन मैं भी कई मौक़ों पे दोस्तों के साथ एक्सरसाइज या वॉक करने जाता रहा हूँ। तो बड़ी ये तशवीश की बात है। और वज़ीर दाखिला साहब ने उसका नोटिस लिया है और वो कह रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करेंगे उस शख्स को जो इसमें मुलव्वस था। अब मैं दुआ गो हूँ कि अफसार आलम साहब जो है जल्द सेहतयाब हो जाएं, और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि उनकी बताया गया है कि हालत जो है वो तशवीश से और ख़तरे से बाहर है। बाकी उसके अलावा जो सारा मामला है, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से, और जी बिल्कुल इज़हार यकजहती उनके साथ साथ तमाम जो मीडिया और प्रेस और जो ये जो अहले कलम तमाम आपके कम्युनिटी जो है, उनसे भी भरपूर इज़हार यकजहती में मैं करना चाहता हूँ। जहाँ तक के ताल्लुक़ है ये पिछले चंद दिनों के जो वाक़यात हुए, और वो भी बड़े अफसोसनाक हैं, और उसमें भी देखें ये बात 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। ये भले और किसी को नज़र आए या ना आए, गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा हुआ है, ये मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हर हुकूमत को सामना रहा है। इस तरह की तशद्दुद की जो सियासत है, इस तरह के जो मुजाहिरे हैं, जिसमें ये आदादुशुमार कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान किए कि 800 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, 40 पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया है, 3-4 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद भी किए गए, करोड़ों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया।
ये सारी चीज़ जो थी, और ये आपने ठीक फरमाया पीरजादा साहब के 2-3 महीने से चल रहा था गुफ्तो शनीद का सिलसिला। और जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है, मुआहदा जो भी हुआ था वो तो इंटरनेट पे उसकी कॉपियाँ मिल रही हैं। 2 मुआहदे थे, 16 नवंबर 2020 को और उसके बाद 11 फरवरी 2021 का मुआहदा, जो कि जिसमें कोई 11 फरवरी वाले में सिर्फ ये था कि जो शिकें तय हुई हैं उनको टाइम बाउंड किया गया था आज की तारीख से 20 अप्रैल से। मुआहदे को पेश करने की बात नहीं हुई थी। जो उसमें तय था वो ये था कि जो उसकी शिकें हैं, जो उसकी शराइत हैं, उनको पार्लियामेंट के जरिए उसके ऊपर जो है अगर उनकी मंजूरी होती है तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद या कार्रवाई होगी। जिसमें फ्रांस के सफ़ीर के बारे में था, उनको मुल्क बदर किया जाए, यहाँ से अपना सफ़ीर जो है वापस बुलाया जाए, तमाम तजारती ताल्लुकात फ्रांस से ख़त्म किए जाएं। और फिर मकामी उसमें मामलात भी थे कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको रिलीज किया जाए और सब सही। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये तो बड़े ठीक रियासत ने ये वाजे किया कि कुव्वत की जो मोनोपली है, फोर्स की मोनोपली, वो रियासत के पास ही होनी चाहिए। और अफसोसनाक बात है कि ये इस बात नौबत यहाँ तक आई, लेकिन ये नौबत अनफॉर्चुनेटली आई थी तो उसको यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन अब ये है कि मैं समझता हूँ अपर हैंड गवर्नमेंट का ही है और ऐसे तरीके से ही हो गया। और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए पार्लियामेंट में और मुत्तफिका इस करारदाद को मंजूर अच्छा ठीक। इरशाद आरिफ साहब, क्या आप समझते हैं, ये तो बात सही है कि जो प्राइवेट मेंबर करारदाद और रेजोल्यूशन जो है वो नेशनल असेंबली के सामने लाया गया है वो खासी मयाना रवि पे मबनी है, वो बहुत मॉडरेट उसकी लैंग्वेज है। उसमें फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने की बात नहीं की गई बल्कि इसके हवाले से बहस करने की बात की गई है। उसकी दूसरी शर्त यह है कि यूरोपियन यूनियन में, ख़ास करके फ्रांस में, दुनिया भर के जो फोरम है वहाँ पर नामूस रसालत के हवाले से पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का मौक़िफ़ जो है वहाँ पर रखा जाए, उनको अवेयर किया जाए। उसमें यह भी है कि खारजा मामलात में ये बात मानी जाएगी कि हुकूमत जो है उसी ने खारजा मामलात जो हैं उनको तय करना है। और जिन लोगों को रिहा करने की बात की गई है वो लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन MPO 16 के तहत की गई थी। इसमें वो लोग नहीं हैं जो बलवे में, आर्सन में, लूटमार में, गोलियां चलाने में जो है मुलव्वस थे। तो एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ चीज़ जा रही है। क्या आपको समझ आती है कि इस मौके पे जबकि PMLN ने जो कि मेन गवर्नमेंट का प्रोटोगनिस्ट है, एक एंटागनिस्ट पार्टी है जो मुखालिफ है, उसने बहुत मैच्योरिटी का फैसला करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि वो सपोर्ट करेंगे। वो वहाँ पे आए भी हैं, डिबेट थोड़ी मुश्किल भी है लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। और PPP जिससे उम्मीद थी कि वो सबसे बढ़ के आगे आएंगे और इस मौके पे वो एक पोजीशन लेंगे अपनी इक़्तिदार के हवाले से, वैल्यूज़ के हवाले से, वो गुम हो गए हैं। इस पर आपको क्या समझ आ रही? इज़ा साहब, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो कुछ आज और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर फरमाई और आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, ये उर्दू ज़ुबान का एक मुहावरा है कि घोड़े के आगे तांगा बांधना। ये सारे मामलात अगर एक हफ़्ता पहले हो जाते तो आपका क्या ख्याल है? फिर भी जलाओ घिराओ होता, फिर भी ये 4 पुलिस वाले शहीद होते, 4-5 उनके कारकुन शहीद होते, 800 पुलिस वाले ज़ख्मी होते, इतने ही तकरीबन उनके ज़ख्मी होते, ये सड़कें ब्लॉक होती। ये मामलात जो नज़र आ रहा है बेहिकमती और बेतदबीरी कि आपने 5 महीने पहले जब मुआहदा किया तो 3 महीने तक आप पार्लियामेंट में वो करारदाद क्यों नहीं ला सके जो आज लाए हैं? उस वक्त अगर आप लाते तो पीपल्स पार्टी भी आपके साथ होती, मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ होती, JUI भी आपके साथ होती, बाकी पार्टीज़ भी होती, और फिर आप उस जमात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी आप समझते थे कि वो ज़िद कर रहे हैं, हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई। यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि अब से चंद दिन पहले तक TLP इस किस्म की करारदाद पे मुतफिक नहीं थी। अब से चंद दिन पहले जहां डिस्कशन ब्रेकडाउन हो गई रिजवी साहब की गिरफ्तारी से पहले, वहां TLP इस किस्म की मयाना रवि की करारदाद पे नहीं लाना चाह रही थी। डॉक्टर साहब, आपने करारदाद TLP को पेश नहीं करनी थी, करारदाद आपने पार्लियामेंट में पेश करनी थी। पार्लियामेंट ने उसकी नोक पलक सवार के आप एक नई करारदाद जो मंजूर होती वही काबिल अमल होती ना। जब आपने पार्लियामेंट के को ये सालिस मान लिया, उस पार्टी ने मान लिया कि जी फैसला पार्लियामेंट करेगी, तो आपने करारदाद पेश करनी थी। वो करारदाद स्पेशल कमेटी में चली जाती,
स्पेशल कमेटी जो कुछ करती फिर वो कैसे इनकार करते? अगर वो इनकार करते तो आप कोई भी एक्शन करने में जस्टिफाइड होते। ठीक है, आपने पहले एक्शन किया और दहशतगर्द करार देने के बाद एक पार्टी को कलअदम करार देने के बाद इस पे सेनेटर वलीद साहब का इस पे ले लें जरा इस पे जवाब, क्योंकि मेरा तो ये ख्याल है कि ये करारदाद इस पूरी लड़ाई झगड़े के बाद इस शक्ल में आई है। सेनेटर वलीद, ब्रेक से पहले आपका इस पे कमेंट मुझे चाहिए कि क्या ये करारदाद अब से चंद दिन पहले आ सकती थी? बिल्कुल नहीं आ सकती थी जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैंने जिस तरह अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि इसमें रियासत का अपर हैंड कायम करने में कामयाब हुए हैं हम पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि ये एक तरफ मुज़ाकरात हमसे चल रहे थे और दूसरी तरफ ये बात मानी भी नहीं जा रही थी कि करारदाद का मतन क्या होगा, और तीसरी बात यह कि साथ साथ पीछे जो नज़र आने लग पड़ा वो ये था कि मोबिलाइजेशन ऐसी हो रही है कि इस्लामाबाद पे धावा बोलने लगे हैं। तो रियासत अपनी हरकत में आई और जहाँ तक किसी को, और फिर पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आई, फिजिकल फोर्स के साथ भी, और जो कानून और आइन के मुताबिक जो इख्तियारात हैं, जब रद्द अमल उसका देखा, ये कलअदम करार दिए जाने का, और ये देख लें आपके कलअदम करार दिए जाने वाली जो फैसला है उसको वापस नहीं लिया गया। आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा जो आइन का तकाज़ा है। अगर इजाज़त दें, जब आप ये पहला मुआहदा कर रहे थे जिसमें आपने 2 माह की तोसी भी ली, 5 महीने पहले मुआहदा हुआ है, उस वक्त आपको इल्म नहीं था कि इसके सफारती और सियासी कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपने वजारत ख़ारजा से पूछा था कि अगर हम ये करेंगे तो हमें सफारती सतह पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से क्या मुश्किलात पेश आएंगी, आपकी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? मैंने जो बेहिकमती और बेतदबीरी का लफ्ज़ किया है इसीलिए कि उस वक्त किसी ने सोचा ही नहीं, और ये तक नहीं सोचा कि जब हुकूमत और रियासत किसी मुआहदे से मुआहदा शिकनी करती है तो उसके क्या असरात होते हैं। आइंदा आपके साथ मुआहदा करते हुए हर बंदा सोचेगा कि जनाब कल को इन्होंने तो मुकर जाना है, इन्होंने तो फिर वक्त मांगना है। तो ये सारी पहलू जो हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर ये वज़ीर आज़म साहब एक हफ़्ता पहले टीवी पर आते या पार्लियामेंट में, अव्वल तो कल भी पार्लियामेंट में उनको बात करनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में ये बात वज़ीर आज़म करते, उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप होता, आप जस्टिफाइड होते। अब आपके पास जस्टिफिकेशन कोई नहीं आ रही। ठीक, ये सही, ये अच्छे सवाल आपने इरशाद साहब, ये आप सवालात उठाए हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, मामले को समझने की कोशिश करते हैं, मुस्तकबिल की तरफ भी देखने की कोशिश करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर वलीद, आप मसलसल ये समझ रहे हैं, आपका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत, बल्कि चलिए इसको कुंडी साहब की तरफ ले जाते हैं। कुंडी साहब, आपने दोनों की डिस्कशन सुनी, इरशाद आरिफ साहब का भी आपने इस्तदलाल सुना, आपने सेनेटर वलीद का भी सुना, जो समझते हैं। इरशाद साहब, एक सेकंड मुझे इजाज़त दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग हैंड से मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिएगा, काइंडली मुझे इजाज़त दीजिएगा। इरशाद आरिफ साहब ने जो बातें की, मैं मुख्तसर जवाब देना चाहता हूँ। ये बातें कहनी आसान होती हैं और ये तो ऐसे बात करते रहे, और आई एम सॉरी उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैं उनके बोलने के दौरान भी इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन ये ऐसे बोलते रहे और ऐसे एक्ट करते रहे जैसे ये बीच में बैठे हुए थे सारी बातों के अंदर, जब ये मुज़ाकरात पहले चल रहे थे, या ये मुआहदा जो अपना 16 नवंबर 2020 को जो हुआ या 11 फरवरी को जो मुआहदा हुआ, ये बीच में बैठे हुए थे। उन्हें क्या पता क्या बीच में हालात थे, किस तरह का एटीट्यूड था, क्या रवैये थे। ये आसान होता है अपना पेन हाथ में पकड़ के कागज के आगे बैठे हुए ये बातें करना, या ये इतना आसान नहीं होता जब आप बीच के अंदर हों, और ये जरूरी था। चले, अफसोसनाक बात है, जो भी कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन ये जरूरी था। और अब आप देख लें जिस तरह से अब जिस लफाजी के साथ अब रेजोल्यूशन आई है, जिस तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर ये वाजे कर चुके हैं कि ये कार्रवाई जो है, ये तरीक़ाकार जो है, इससे ये मसला हल नहीं होगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी होती है, असल मकसद ये है, और हम सब का नस्बुल ऐन यही है कि इसकी रोकथाम की जाए हर मुल्क में, खासकर मगरिब के अंदर। और उसका तरीका ये नहीं है कि जी जुर्म कहीं और हो रहा है और अपने आप के ऊपर खुद कुछ हमला करो। इस तरीके को जो है अब मुसलमान मुल्कों का मिलके अगर एक प्लेटफॉर्म बना के ये वेस्ट को, जिस तरह हॉलोकॉस्ट के ऊपर इतना छोटा तबका जो जूइश कम्युनिटी है वो करने में कामयाब हो गई है, मुसलमान कम्युनिटी को ये करने में कामयाब होना चाहिए ताकि मुस्तकिल इसका जो है सोल्यूशन सामने आए। यह तरीका है उसका, और इसलिए यह करना जरूरी था जो भी हुआ। अफसोस है उसके अंदर जो जानो माल का नुकसान हुआ, लेकिन ये तो होता है इस तरह के मौकों पर। हाँ, फैसल करीम कोंडी साहब, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में दहा पसंदी और तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ने में और उसको बहुत सा मौका इसलिए भी मिलता है
कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं उनका कोई कॉमन शेयर्ड फ्यूचर पे एक व्यू नहीं बन पाता, इत्तफाक नहीं हो पाता। अब इस मौके पे कोशिश की जा रही है कि इस तशद्दुद की सियासत को घेराओ, जलाओ, रोको, सड़कें बंद करने की जो सियासत है इसके ख़िलाफ़ एक यूनानिमिटी, एक इत्तेहाद जो है वो कॉमन फ्रंट इस पर खड़ा किया जाए। तो इस मौके पे ज़रूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर पहुँचे नेशनल असम्बली के अंदर और अपनी आवाज़ को PMLN और PTI के साथ मिला के आगे बढ़ाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे भाई वली साहब ने बातें की और निगम ने रिट कायम की। रिट कैसे कायम की? आपने तो सब कुछ जो आपने किया था, पहले तो आपने लोगों को शहीद करवाया, फिर आपने जो है अब हर चीज़ पे बैकआउट हो रहे हैं। मतलब है कि आप जो आपने बातें अपने उसमें की थी उससे आप हर उस पर शेड्यूल 4 से भी नाम निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपने कहा था नाम भी नहीं लिया जाएगा टीवी पे, आज सारी डिस्कशन हो रही है हर चैनल पे। किधर गई आपकी रिट? आज तो अगर ये चीज़ न होती और आप और मैं ये डिस्कशन करें तो शायद आपका वो भी बंद हो जाता प्रोग्राम, या शायद आपका चैनल बंद हो जाता। और आज हर चैनल पे उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, हर टॉक शो पे वो डिस्कस हो रहे हैं। दूसरी बात है कि इन्होंने बात की कि हम मज़ाकरात, मैंने पहले बात की, आपने मज़ाकरात की, आपने किसको ऑन बोर्ड लिया? आज आप सबसे कह रहे हैं कि आए हमारे साथ, आप पार्लियामेंट के पीछे छुपना चाहते हैं। आपने जब मज़ाकरात किए, आपने कौन से पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ मिला के आपके पास तो एक स्क्रिप्ट है ड्रामे का कि जी ये सब नारो मांगते हैं, ये सब चोर हैं, ये सब। लेकिन मुज़ाकरात तो हुकूमत नहीं करने थे ना। देखें क्या इन्होंने मुज़ाकरात तो हुकूमत नहीं करने थे। जब PMLN की हुकूमत थी वो मुज़ाकरात करते थे, जब आपकी हुकूमत थी आप मुज़ाकरात करते थे। मेरी अर्ज तो सुन लेना। मज़ाकरात उस वक्त थे जब इन्होंने कहा था कि हम ये चीज़ लेके जाएंगे पार्लियामेंट में। आप वो पार्लियामेंट में लाए नहीं, आपने पार्लियामेंट में उस चीज़ को लाए नहीं, और उसके बाद आपने मज़ाकरात भी शुरू कर दिए। मज़ाकरात नाकाम हुए, आपने फोर्स लगाई। क्या आपने इन सब चीज़ों पे पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया? क्या आपने पार्लियामेंट को जॉइंट सेशन बुलाया? क्या आपने नेशनल असम्बली का सेशन बुलाया? आपने ऑन बोर्ड किसी को लिया? आपके वज़ीर आज़म ने आके पार्लियामेंट में कोई इस पे कौम को एतमाद में लिया? कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है। और अचानक ये चीज़ें शुरू हो गई कि जी इंटरनेट बंद हो गया, मोबाइल बंद हो गया, टीवी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और उसके बाद पता चल रहा है कि फोर्स इस्तेमाल हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, सब कुछ। आप मतलब है कि उसके बाद फिर आप कहते हैं अब दोबारा मज़ाकरात में बैठते हैं, अब आते हैं पार्लियामेंट का सहारा लेते हैं, पार्लियामेंट के जरिए। फिर ये चीज़ें ऐसे नहीं होती जिस तरह आप लोग करना चाहते हैं। मुल्क को इस खाना जंग की तरफ ना लेके जाएं। मुल्क ऐसे नहीं चलते जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। आपके बहुत से भी हमारे माजी में हुकूमत और अपोजिशन के बहुत से हालात ख़राब थे। आप मुझे बताएं जब APS का वाक़या हुआ, क्या ये धरना छोड़ के पेशावर नहीं आ गए थे? गवर्नर हाउस में इमरान खान साहब नहीं मौजूद थे नवाज शरीफ साहब के साथ? ये मुल्क का इशू था। कुंड साहब, आपकी बात से हम क्या समझें कि आप इस मौके पे लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में इकट्ठे नहीं हो सकेंगे? मतलब अब आपकी तनकीद ही रहेगी। नहीं, हम होंगे, लेकिन ये तो अब देखें, हमने हमेशा पाकिस्तान की बात की। इससे पहले हम हर लार्जर भी इकट्ठे हुए। हम तो कश्मीर में भी इकट्ठे हुए थे जब वज़ीर आज़म गायब थे। उसमें क्या हम लोग नहीं थे? कौन गायब था उसके अंदर? वज़ीर आज़म ही गायब था, जो अपने आप को कहता है कि मैं मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात कह रहे हैं कि इनको अकल के नाखून लेने चाहिए। इनको मुल्क चलाने की अगर नहीं आती आपको मुल्क चलाना, तो आप अपने सीनियर से, आपके साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो माजी में रहे हैं, सीनियर लोग हैं। लेकिन कुंडी साहब, एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पे आके, खाकान अब्बासी ने, PMLN ने, एहसन इकबाल साहब ने असेंबली में आके कोई PTI की हुकूमत की तारीफ नहीं की है, लेकिन उन्होंने आके अपनी आवाज जोड़ी है। वो आके तनकीद ही कर रहे हैं। ये तनकीद जो आप अभी कर रहे हैं, ये आप असेंबली में कर सकते हैं। मुझे ये जान नहीं रहे, मैं तो इस चीज की बात कर रहा हूँ। जिस पार्टी का लीडर, जिस पार्टी का वजीर दाखिला जो आज और वजीर आज़म जब अपने टाइम पे कह रहा होता था कि यार जलाओ, घेराव करो, मैं अपने हाथ से फांसी पे चढ़ा दूंगा, ये कर दो, वो कर दो, PTV पे हमला कर दो, पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, बिजली के बिल जला दिए, सिविल नाफरमानी कर दी। आप जब माजी में ये चीजें लोगों को सिखाते रहे हैं, आप क्या सिखाते रहे कि अपोजिशन में ये काम करो? आज आप हुकूमत में और वो अपोजिशन में। तो ये हमारे दौर में वो कर तो नहीं रहा था ना, वो ऑप्टिक्स कर रहा था। उन्होंने धरना, एक मिनट, हमारे दौर में भी कादरी साहब है, उन्होंने धरना दिया, हमने बड़े मज़ाकरात किए, बाकी में भी ऐसे हुए। मतलब हमारे दौर में भी डेनमार्क में ये वाकया पेश आया था, हमने भी उसकी खुशउस्लूबी से जो है तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके, तमाम कौम को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके हमने मसले हल किया। इस तरह तो हमने नहीं किया कि यार हम अकले कुल हैं, आप किसी को समझ नहीं आती, सिर्फ हमें समझ आती और आप हमारे पीछे चलें। ऐसे नहीं होती चीजें। इस चीज के लिए आपको सबको ऑन बोर्ड लेना। जरा आने दीजिए आप मुझे इरशाद आरिफ साहब। आज इरशाद आरिफ साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि बावजूद उस नहीं, अच्छा, इरशाद आरिफ साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि बावजूद उस तमाम
तमाम तशद्दुद के तमाम उस खतरे उन ख़तरात के जो हमारे सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो हैं वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं ख़त्म कर पा रही। PMLN ने बहरहाल बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है, उन्होंने एक विजन का मुजाहरा किया है। जब वो आके असेंबली में खड़े हो गए, वहाँ आके वो फूल नहीं बांट रहे PTI पे, लेकिन वो साथ चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की एब्सेंस जो है वो गलत है। डॉक्टर साहब, वो यगाना चंगेज़ी का शेर है कि खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना न गया। ये आपने बिल आखिर मान लिया कि जी मामलात जो हैं तशद्दुद से, डंडे से नहीं हल होते, बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर जाना पड़ता है। मुज़ाकरात का आगाज़ हुकूमत की तरफ से हुआ है, मेरी मालूमात के मुताबिक। ठीक है, वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं मैं कोई अंदर नहीं बैठा हुआ था, लेकिन थोड़े बहुत मालूमात के ज़राए हमारे पास भी हैं। मुज़ाकरात की तरफ आप गए और उस वक्त गए जब आपने यूज़ ऑफ फोर्स के बाद ये मान लिया कि हम मसला हल नहीं कर सकते। आप मुज़ाकरात की मेज़ पर गए, बहुत अच्छा किया। आपने करारदाद पेश करनी थी, क्या ये मुनासिब नहीं, पार्लिमानी तरीका नहीं कि आप अपोजिशन को बिज़नेस जो एडवाइज़री कमेटी होती है उसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाएं। आपने पीपल्स पार्टी पर एतराज़ हो सकता है कि वो इजलास में शरीक नहीं हुई। जो पार्टी इजलास में शरीक हुई, शाहिद खाकन अब्बासी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, आपने भी सुनी हुई थी, उन्हें कोई ऐसी मुतनाज़ बात नहीं की। लेकिन नूरुल्लाह कादरी साहब आए और उन्होंने जनाब वो चढ़ाई कर दी मुस्लिम लीग नून पर कि जी आपने जो हल्फनामे में किया था और आपने वो मॉडल टाउन में किया था, आपने वो कुछ किया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो बोर्ड लेने का भी एक तरीक़ेकार होता है, डिसेंट तरीक़ेकार होता है। मैं एक गैर जानिबदार शख्स के तौर पर यह कह रहा हूँ कि आज भी बेहिकमती नज़र आ रही थी, बेतदबीरी नज़र आ रही थी कि आप जो अपोजिशन आ गई है ऐवान में, आप उसको नाराज़ कर रहे हैं, आप उसको ताने दे रहे हैं। फिर उनका जायज़ मुतालबा था कि जी हमें 1 घंटा दे दें, दोबारा हम बैठ जाते हैं, बैठ के एक करारदाद लेके आते हैं मुत्तफ़िक़ा तौर पर, और फिर उसके बाद आप मंजूर कर लेते हैं। आपने अचानक इजलास जुमाता के लिए मुलतवी कर दिया है, डिस्कशन का मौका नहीं दे रहे। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुक्मरानी के जो आदाब हैं, यानी आपने पहले मुआहदा करते हुए आपको पता नहीं था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, सफारती नज़ाकतें क्या हैं। जब आप मुआहदा असम्बली में ला रहे हैं, अपोजिशन का ताउन आपको दरकार है, तो उस वक्त आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आप अब जुमा पे गए, देखें इसके नतीजे में जो तासुर उभर रहा है वो ये हो रहा है, यानी 1 हफ़्ता पहले तक अकेली थी, कल जब हड़ताल हुई है और परसों जो वाक़यात हुए हैं उसके बाद जिसको आप कलअदम करार दे चुके हैं, दहशतगर्द करार दे चुके हैं, बैन कर चुके हैं, सारी सियासी जमातें और मजहबी जमातें उसके साथ खड़ी हुई हैं, इजहार यकजहती कर रही हैं। तो ये किसकी नाकामी है और किसकी बेतदबीरी है? तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि अभी भी जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि अब भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए। मैं इस बात की पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करूँगा। 2 मौके ऐसे हैं, जब ताहिल कादरी साहब का धरना था उस वक्त भी उन्होंने गोली चलाए बगैर वो मामला हल किया था। जब इमरान खान साहब का धरना था उस वक्त भी उन्हें नवाज शरीफ साहब से अपने इख्तलाफात बालाए ताक रख कर नवाज शरीफ का साथ दिया था। अगर वो इमरान खान के साथ चले जाते नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जानी थी। तो आप उन सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट जरा ब्रेक से पहले सनब अली क्यों नहीं ले रहे? अली साहब, मुझे अपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की बात सुन के ऐसा लगता है सनब अली साहब कि वो ये तवक्को करते हैं कि बुनियादी जिम्मेदारी जो है सबको लेकर साथ चलने की, कंसेंसस पैदा करने की, वो हुकूमत की है। हुकूमत को जितनी भी हुकूमत दिखा रही है बुरदबारी, उससे ज़्यादा भड़के हुकूमत को जो है अपनी एक हिकमत अमली चाहिए तमाम अपोजिशन को साथ लेके चलने के लिए। जी, इतनी जनरल बात तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर तस्लीम करता हूँ और इरशाद साहब से इस बात पे इत्तफाक करता हूँ, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है। लेकिन जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, जो उन्होंने आज फ्लोर पे जो है ऐवान के जो उन्होंने तकरीर की, मैं उनकी जगह पे होता तो ऐसी तकरीर ना करता। मैं तो यही कह सकता हूँ। जब फैसल वाडा साहब ने एक प्रोग्राम में कुछ एक चीज़ की थी तो मुझे भी पूछा गया सही था या गलत था। मैं सही गलत के तो बहस में नहीं पड़ा, मैंने यही कहा जिस तरह उस दिन कहा था और आज भी, कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये ना करता।
तो बहरहाल हर किस्म की ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे उम्मीद यही है कि सारी जो पार्टीज हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन में मुकम्मल इत्तेफाक होगा इवेंचुअली जुमे के दिन, जिसके बाद ये करारदाद मंजूर होगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए नाज़रीन। जहां मजहबी अमूर के वजीर जो हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सेंसेशनल किस्म की तकरीर कर दी, वहाँ अली मोहम्मद खान साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और भी हुक्मरान जमात के नुमाइंदे थे। असद उमर साहब की वहाँ पर बहुत ही तवाज़न देखने में आया, बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट का प्रोसेस था। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि PMLN ने बहुत बुरदबारी का, PMLN ने बहुत ग्रेटनेस का मुजाहरा किया है कि एक ऐसे मौके पे जब उनके सबसे ख़राब ताल्लुकात हैं तहरीक इंसाफ के साथ, वो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल असम्बली के अंदर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म की दानिशमंदी का मुजाहरा अगले 48 घंटों में करेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। मैं सीधा जाना चाहता हूँ नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं जाना चाहता हूँ जनाब फैसल करीम टुंडी साहब की तरफ। फैसल करीम टुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप इंतहाई अहम रहनुमा हैं, आप डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं नेशनल असम्बली के। मेरे हाथ में बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का ट्वीट है जिसकी लैंग्वेज में आप टुंडी साहब पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट वाज़न्ट ब्रॉट टू नेशनल असम्बली, गवर्नमेंट टुक एक्शन ऑन स्ट्रीट्स, then banned, people killed, over 500 policemen injured, closed internet, PM didn't make statement in National Assembly, didn't take National Assembly into confidence at any stage. Now PTI wants to hide behind National Assembly. It's your mess, Prime Minister, clean up or go home. कुंड साहब, मेरे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हो रही थी इस पूरे मामले के हवाले से, बिकॉज मुझे बड़ा कंसर्न था इस पूरे इशू पे कि कंसेंसस होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की जो इंटेलेक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि दर हकीकत फ्रांस के एम्बेसडर को एक्सपेल करने का मामला जो है ये आना भी नहीं चाहिए नेशनल असम्बली के अंदर। ये बात ही गलत है, PTI की हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है और ये तो मुनासिब ही नहीं है, ये चीज़ और तरह से सेटल होनी चाहिए थी। ये जो बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है ये पीपल्स पार्टी की इंटेलेक्चुअल पोजीशन से मुनाफी है। अब चूंकि उन्होंने कर दिया है तो पीपल्स पार्टी को उसको डिफेंड करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो हो सकता है कि फ्राइडे को आप लोग पीछे भी हट जाए इससे। ये क्या है सर, ये गैर दानिशमंदाना है कुंडी साहब, ये जो मेरे हाथ में ट्वीट है। नहीं, मैं नहीं समझता ये आपके ख्याल में गैर दानिशमंदाना होगा, मेरे ख्याल में गैर दानिशमंदाना नहीं है। देखें उस ट्वीट में क्या लिखा है, आप मुझे बताएं। आज जो चीज़ पार्लियामेंट में आ रही है या आज जो आप वो डायलॉग्स कर रहे हैं, क्या आप ये पहले नहीं कर सकते? हमारी बात तो ये है, मैं यही बात कर रहा था कि जब तैयब कादरी साहब आए थे, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, उन्होंने पंजाब में उनको सेफ पैसेज दिया। जब वो इस्लामाबाद आए तो हमने मुज़ाकरात के जरिए बात की। हमने बहुत सी चीज़ें और भी की। जब हमारे पास जब हमारे पास हुकूमत थी उस वक्त मुल्क के जो सूरत हाल थे, हमने हमेशा डायलॉग के जरिए बात की, हमने कभी फोर्स इस्तेमाल नहीं की। इन्होंने पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया, इन्होंने मुआहदा कर लिया पार्लियामेंट। लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को उठा के भी नहीं कभी गए नेशनल असेंबली में। आपने यमन का आपने ये नहीं डिसाइड किया कि यमन के मसले को सऊदी अरब को जाके पार्लियामेंट में डिस्कस करें। इस किस्म की चीजें भी आपने नहीं की। आपकी दानिशमंदी ज्यादा थी। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ज्यादा वाइज थी इस ट्वीट से। देखें, सलाला फॉरेन पॉलिसी नहीं थी कि सलाला कोई और चीज थी। देखें उस वक्त हालात और थे। अब ये मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, ये मैंने पहले कहा पार्लियामेंट के पीछे छुपना चाहते हैं। इन्होंने सब कुछ कर लिया, इन्होंने लोगों को निहत्ते लोगों को शहीद किया, इन्होंने पुलिस के नौजवानों को शहीद करवाया, इन्होंने मतलब है कि पुलिस को अपने लोगों के खिलाफ हो किया। आज उन्हीं के साथ मज़ाकरात कर रहे हैं ना, आज उन्हीं को आप छोड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ मज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये मज़ाकरात पहले अगर हो जाते तो क्या होता? क्या पार्लियामेंट को हम ये नहीं कहते, हम खुश नहीं होते कि इनके साथ बैठने के लिए, लेकिन ये मुल्क का इशू था। आप पार्लियामेंट को बुलाते, आप जॉइंट सेशन बुलाते, आप जिस इमरजेंसी में आज स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, कल उसने पोस्टपोन कर दिया। अब स्पीकर के रवैये देखे, कल थोड़ा सा हंगामा हुआ, स्पीकर ने कहा मैं तो आराम से बैठ जाओ वरना मैं इजलास मुलतवी करता हूँ। ये डिक्टेशन असम्बलियों में नहीं होती। आपने लोगों की अपोजिशन की बातें सुननी होती हैं, आपने हुकूमत की बातें भी सुननी होती हैं, अपोजिशन की बातें भी सुननी होती हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ, असद कैसर साहब को उस तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था जो अयाज सादिक साहब करते रहे ना जिस तरह का। मुझे आज एब्सेंस महसूस हो रही थी उनकी, हालांकि मैं उनकी बड़ी तनकीद भी करता रहा हूँ, लेकिन अयाज सादिक साहब जिस तहम्मुल से क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करते थे, मुझे ऐसा लगता है कि असद कैसर साहब गुस्से में आ जाते हैं। नहीं, इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए ना। देखें, अगर आप PTI के वर्कर बनेंगे तो गुस्सा होंगे। अगर आप स्पीकर का रोल प्ले देखें, अब ये देखें सेशन हो रहा है, इमरजेंसी सेशन होते हैं, मुल्कों में होते हैं हमारे सेशन। अब मुझे बताएं कि स्पीकर साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि वो अपोजिशन के पार्लियामान लीडरों को, कितने लीडर होंगे यार, 5-6 लोग होंगे, उनको फोन करना कि यार इमरजेंसी हो गई और हम सेशन बुला रहे हैं। अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो मेजोरिटी है वो कराची चले जाते हैं, सिंध के रूरल एरिया में रहते हैं। आप रात को कहते हैं कि आप सुबह पहुंच जाएं, वहां पर सिर्फ या सक्खर एयरपोर्ट है या कराची एयरपोर्ट है कि जो है उसमें पता नहीं फ्लाइट्स का शेड्यूल का नहीं पता होता, और आप मतलब उनको कहें कि फौरन रात को 12 बजे कहें कि या फौरन आ जाए, हमने कौमी असम्बली का सेशन बुला लिया है, मज़ाकरात ऐसे हुए।
ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इसलिए हम कहते हैं कि मुल्क चलाने के लिए आपको सीनियर अपनी टीम हो, आपके पास सीनियर लोग हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है पीटीआई में, इमरान खान साहब में, कि वो कहते हैं मैं सब कुछ मैं जानता हूँ और कोई कुछ नहीं जानता। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। इस चीज़ को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए आपके अपोजिशन के साथ बड़े ताल्लुकात ख़राब होंगे। लेकिन पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट का जो चीज़ होती है, वो पार्लियामेंट में क्या होता है? पार्लियामेंट में इधर से खड़ों की गालियाँ होती हैं, उधर से खड़ों की गालियाँ होती हैं, नारेबाजियाँ होती हैं। ये पार्लियामेंट का सेशन होता है। आप पार्लियामेंट का सेशन आपने भी देखा होगा और माजी में भी देखा होगा। अब क्या होता है पार्लियामेंट, मुझे बताएं। ये चीज़ होती है सारा कुछ। आप क्या मतलब है कि अपनी कौम को क्या दिखा रहे हैं कि हम पार्लियामेंटेरियन ये लोग हैं, हम इस अदम बर्दाश्त का वो दिखा रहे हैं कि हमें बर्दाश्त ही नहीं है, आखिर हम एक दूसरे को गाली निकालते हैं। तो इस किस्म की जो है ना चीज़ें नहीं होती। आपने मुल्क के मुश्किल, ये तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। हमारे दौर में जो सूरत हाल थी, जिस तरीके से हम लड़ रहे थे, जिस तरह दहशतगर्दी थी, खुदा न खास्ता अगर ये उसूसत होते तो पता नहीं क्या कर दिया होता इन्होंने। इरशाद आरिफ साहब, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये जो इशू है, ये जितना हसास इशू है, ये एक मुश्किल इशू है, ये पेचीदा इशू है, हुकूमत को समझ ही असल में नहीं आ रही। और ये कोई पहली हुकूमत नहीं है जिसको समझ नहीं आई। 2016 से जब से ये चैलेंज शुरू हुआ है हुकूमतों के सामने, हर हुकूमत को बहुत दुश्वारी का, दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कभी उन्होंने एक फ़ैसला किया, कभी दूसरा फ़ैसला किया, कभी यहीं से प्रेशर आया, कभी वहाँ से प्रेशर आया। लेकिन उस वक्त भी पॉलिटिक्स करते रहे। पहले पीटीआई पॉलिटिक्स करती रही, पीपीपी करती रही, अब पीटीआई हुकूमत में है, अब दूसरे लोग और मीडिया के हिस्से इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम एक कॉमन नेशनल विजन के साथ इस सूरत हाल पे चल नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब, पीटीआई बेहतर पोजीशन में थी क्योंकि 2-3 तजर्बात उसके सामने थे। इस क्राइसिस से पीपल्स पार्टी भी गुजरी है, इस क्राइसिस से मुस्लिम लीग नून भी गुजरी है, तो उससे कुछ सबक सीखना चाहिए। पार्टी तो नहीं गुजरी, यानी चाहिए ये था कि देखा जाता कि माजी में जो धरने हुए, जो लॉन्ग मार्च हुए, जो प्रोटेस्ट हुए, बल्कि ये प्रोटेस्ट आपको याद होगा कि एक सबसे पहला प्रोटेस्ट जो हुआ था जब हॉलैंड में खाके बने थे, तो लाहौर में सबसे बड़ा हुआ था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी। सारा दिन पूरा शहर यरगमाल बना रहा था, लेकिन ना गोली चली थी, ना एक आदमी ज़ख्मी हुआ था। और जिन लोगों की अमलाक को जलाया गया था उनको मुआवजा दिया गया था, मोटरसाइकिलें दी गई थी, कारें दी गई थी, हैंडल किया गया था। इनके पास तो एक तजर्बा मौजूद था। अगर ये सीखना चाहते तो माजी के तजर्बात से सबक हासिल। मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कुंदी साहब भी कह रहे हैं कि 5 महीने गुजर गए, ये करारदाद आप पेश कर देते। करारदाद जब आप पार्लियामेंट में ले आते तो एक तो तमाम जमातों की ओनरशिप उसमें आ जाती और वो तनहा जमात जो थी वो तनहा रह जाती। फिर आप तकरीर करते, लोगों को बताते कि देखें ये पार्लियामेंट को नहीं मान रहे, ये कानून को नहीं मान रहे, ये सफारती नज़ाकतों की समझ नहीं आ रही, अब जस्टिफाइड होते। आपने पहले यूज़ ऑफ फोर्स किया। जब आप आज जिस जमात से, कल जिस जमात से या जिन लोगों से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो तो दहशतगर्द। आपने वो करारदाद देखी है जो इससे पहले, जो आपसे 10 दिन पहले, अब से 10 दिन पहले जो करारदाद उनकी रिकमेंडेड थी, वो करारदाद और वो तहरीर क्या आपने देखी हुई है? जो जिसके बारे में शेख रशीद कहते हैं कि वो बहुत सख्त थी, उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे, उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे। नहीं, ये भी तय हुआ था मुआहदे में, तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो करारदाद जो है टीएलपी वाले पेश करेंगे। करारदाद तो आपने पेश करनी थी, आपने करारदाद पेश करनी थी। और उस करारदाद ये जो अभी तहरीर आई है, थोड़ा सा मैं सर, नतीजा ये होता कि आपके साथ ये जमातें खड़ी होती। ऐसा नहीं है सर, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। इरशाद साहब, ये वाज़े तौर पे बताया गया है कि जो करारदाद इस वक्त प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे असेंबली में पेश की गई है, इसको टीएलपी की मजलिस शूरा की तायद हासिल है, उन्होंने इसको अप्रूव किया है, उनके साथ इसको नेगोशिएट कर पॉइंट बाय पॉइंट इस पे एग्री किया गया है। ये रेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ रहेगी? अगर रेट ऑफ गवर्नमेंट होगी फिर कहाँ रहेगी? आप जो दावा कर रहे हैं, पहली तो बात है सर, एक फैक्ट को पहले ठीक कर लें। अगर आपने नया आर्गुमेंट इन्वेंट कर लिया, भी टीएलपी की मजलिस शूरा से मंजूर कराते, एक बैंड तंजीम जो है उससे मंजूर। सर अब आप अपना आर्गुमेंट चेंज कर सर, ये तो आप गेयर और आपने लगा दिया है। स्टेट कहाँ रहेगी सर? ये इरशाद साहब आपने अपना गेयर ही बदल दिया है। इरशाद साहब आपने अपनी पोजीशन ही चेंज कर ली है। पहले आप कह रहे थे कि जरूरत थी उसको सिर्फ ला देते, अब मैंने आपको बताया कि कंसेंसस उनसे क्रिएट किया गया। पहले आप सेंसिटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि ठीक हैंडल नहीं किया। ये उनकी तायद से आई हुई करारदाद है, ये उनकी तायद से आई हुई करारदाद है। ये बताया गया है नेशनल असेंबली के अंदर कि उनकी तायद से आई हुई करार, इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पे धरने खत्म कर दिए।
इस करारदाद के प्रेजेंट होने के बाद उन्होंने यूनानिमस फैसला किया है शूरा ने कि तमाम धरने खत्म कर दिए जाए, क्योंकि हमारी दी गई करारदाद जो है उसे असेंबली में डिस्कशन के लिए लाया गया है। ये करारदाद उस पूरी उस झगड़े के बाद आई है, इससे पहले वो कुछ और चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं यही बात कर रहा हूं कि पिछले हफ्ते तो धरने नहीं थे, मजलिस शूरा में नहीं जाना था, आपने करारदाद अपनी जो इंडिपेंडेंट विल से लानी थी, उस मुआहदे की रोशनी में लानी थी। अब आपने एक बैंड तंजीम की मजलिस शूरा से करारदाद मंजूर कराई है, एक कालादम और दहशतगर्द जिसको करार दे चुके हैं उस तंजीम की करारदाद पार्लियामेंट में पेश की है। रेट ऑफ गवर्नमेंट कहाँ रहेगी, रेट ऑफ स्टेट कहाँ रहेगी? आप तो कहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये कुछ कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नया आर्गुमेंट आपने क्रिएट कर दिया है। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो आपके पास नहीं रही, इसका मतलब ये है। हाँ ठीक, ये बात सही है सर वलीद, बात है जी सर वलीद, ये सही है कि ये करारदाद जो है चूंकि ये उनकी इत्तेफाक से आई है, एक जमात जिसको आप कालादम करार दे चुके हैं, जाहिर है उसकी तायद से आई है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में ऐसी करने पड़ते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, लेकिन वो कह रहे हैं फिर ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो ना हुई, कुछ उन्होंने माना कुछ आपने माना, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो ना हुई। मैं समझता हूं कि जी, और इस पे मैं एक जुमला ही बोलूंगा क्योंकि मैं एक और बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूं। ये जिस तरह से जिस मतन के साथ ये करारदाद आई, ये रियासत की रिट के नतीजे में ही आई है। ऐसे मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, और ये जो मिसालें दी हैं इरशाद आरिफ साहब ने कि परवेज़ इलाही साहब के दौर में क्या हुआ और वो किस तरीके से एहतजाज हुआ और गोली चली नहीं चली, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ टाइम था और मुख्तलिफ अप्रोच थी। ये अप्रोच बहुत दफ़ा अब देखी जा चुकी है, और मेरे ख्याल में जो जिस चीज़ पे मैं जिसको हाईलाइट करना चाहता हूँ प्रोग्राम के एंड पे, वो है कि ये जो करारदाद है इसका आखिरी हिस्से पे तवज्जो अभी तक ज़्यादा नहीं दी किसी ने। मेरे ख्याल हमारी समत अब दुरुस्त हो रही है। ये जो अगर तमाम सियासी जमातें एहतजाज के तरीक़ेकार के ऊपर, क्योंकि ये जो आखिरी चीज़ है ये तमाम सूबाई हुकूमतों को भी एक अपील है या एक उनको मशवरा है या उनको कहा जा रहा है, कॉल अपॉन किया जा रहा है कि आप ऐसे जगहें मुख्तस करें जहां लोग अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं। हमारे कानून व आइन में पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज की इजाज़त है। ये एहतजाज नहीं कि लोगों को जिससे तकलीफ़ पहुँचे, ये कि आप फैज़ाबाद चौक को बंद कर रहे हैं, आप मोटरवे को बंद कर रहे हैं, वहाँ आप GT रोड को बंद कर रहे हैं। इस तरह के एहतजाज पहले नहीं हुआ करते थे, और अगर अब ये समत आ रही है तो ये अच्छा है। ये तमाम सियासी जमातों को इस कल्चर को अगर ये मंजूर करें तो फिर सब इसको फिर पासदारी भी इसकी करेंगे, और उस वक्त फिर ऐसे किस्म के एहतजाज जो हैं इनको हम तनहा कर देंगे। ये इसका एक बड़ा अहम वक्त मेरा जो है, और आई थिंक वक्त मेरा खत्म हुआ। सर वलीद का, फैसल करीम कुंडी साहब का, इरशाद अहमद आरिफ साहब का बखिया नाज़रीन, अगर हुकूमत की टीम ने जिसमें हामिद रजा भी शामिल थे जो नेगोशिएशन कर रहे थे, पॉइंट बाय पॉइंट TLP की मजलिस शूरा से नेगोशिएशन करके गुफ्तो शनीद करके एक मॉडिफाइड करारदाद असेंबली के सामने लाई है। ये एक बेहतरी की तरफ जाने वाला स्टेप है। बहुत पेचीदगी है, बहुत मुश्किल घड़ी है, सेंसिटिव इशू है, लेकिन तवक्को हम यही करते हैं कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमातें जो हैं वो खड़े होकर एक स्टैंड लेंगी कि पाकिस्तान में तशद्दुद की, घेराव की, जलाव की, रास्ते सड़कें बंद करने की पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। हम वेट कर रहे हैं, अभी तक वो विजडम हमें नजर नहीं आ रही। मैं फिर कहूँगा PMLN के हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने विजडम दिखाई है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।